ठीक। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल फाउंडेशन का कैलकुलेट करने के लिए। उसमें हम लोग दो मेथड पढ़े थे, एक तो आपका था स्टैटिक और एनालिटिकल मेथड और दूसरा आपका था डायनेमिक मेथड। तो डायनेमिक मेथड, थर्ड मेथड आपका है फील्ड मेथड। तो फील्ड मेथड में कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जैसे पाइल लोड टेस्ट हो गया या एसपीटी टेस्ट हो गया या कोन पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, जिसके हेल्प से हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल फाउंडेशन का कैलकुलेट करते हैं। तो फील्ड मेथड के अंदर फील्ड मेथड में फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे हम लोग पाइल लोड टेस्ट। पाइल लोड टेस्ट तो पाइल लोड टेस्ट सबसे पहले बात ये हमें याद रखना है कि ये क्या है, फील्ड मेथड है। फील्ड मेथड और इन सीटू टेस्ट। दूसरा की पॉइंट याद रखना है फील्ड इस पाइल लोड टेस्ट के अंदर कि इट इज सुटेबल फॉर डेंस सैंड के लिए सूटेबल होता है पाइल लोड टेस्ट, और सैंड में डेंस सैंड के लिए डेंस सैंड, ठीक है। बिकॉज फॉर क्ले के लिए पाइल लोड टेस्ट यूज नहीं करेंगे। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो ड्यू टू एक्सेस पोर वाटर प्रेशर। तो इसलिए क्ले के लिए पाइल लोड टेस्ट हम लोग अप्लाई नहीं करते। तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, जो पोर होता है सॉयल पार्टिकल्स के अंदर, जो गैप होता है जिसको हम लोग वॉइड बोलते हैं, तो उसमें वाटर जो क्ले के केस में इजीली रिमूव नहीं होता है, तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेट होता है। इससे जो लोडिंग का फिनोमिना है, जो लोडिंग हम लोग प्रोसेस करते हैं उसके दौरान ये एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जनरेट होगा, तो ये क्या करेगा, लोड को अपोज करने लगता है। इसलिए क्ले के लिए हम लोग यूज नहीं करते। ऐसे हम लोग लेते हैं लूज सैचुरेटेड सैंड। तो इसके लिए हम लोग पाइल लोड टेस्ट यूज नहीं करेंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि अगर सॉयल का नेचर लूज सैचुरेटेड सैंड है तो वहाँ पे लिक्विफेक्शन प्रोसेस होने लगता है, लगेगा। क्या आप जानते हैं बीपीएससी 2021 का ऑफिशियल कैलेंडर निकल चुका है और 67th बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा लोग पाइल लोड टेस्ट लूज सैचुरेटेड सैंड के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। जब भी पाइल लोड टेस्ट से रिलेटेड दूसरा टाइप ऑफ सॉइल याद रखिएगा, सैंड और सैंड में डेंस सैंड के लिए तो पाइल लोड टेस्ट करते हैं। अब इसमें प्रोसीजर की अगर बात करें हम लोग पाइल लोड टेस्ट में प्रोसीजर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। अप्लाई लोड ऑन पाइल। तो जिस पे हम लोग जिस पाइल के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं टेस्ट पाइल, या इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी पाइल। और टेस्टिंग करने के बाद ये पाइल हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। अद्वैत को ब्लड कैंसर है। मैंने आईआईटी का भी प्रिपरेशन शुरू कर दिया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्लियर हो गया, और फिर मैंने आईआईटी रुड़की से बीटेक की पढ़ाई। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी आया तो उसके लिए मैंने जॉब किया, लेकिन जब जॉब कर लिया था तो मेरे पास इनफ फाइनेंशियल सेविंग था, मैं कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकता था। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट में उतना इफेक्टिव लोगों ने कहा कि लोगों ने ऐसा सजेस्ट नहीं किया कि बहुत इफेक्टिव है। मुझे भी ऐसा लगा। मैंने मैथ्स की कोचिंग ज्वाइन ज़रूर की थी, मैंने पे भी किया था सर को, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं सेल्फ स्टडी से ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैं लिमिटेड हेल्प लूँगा, और टेस्ट सीरीज़ जीएस का भी और मैथ्स का भी लिया था। और सेल्फ स्टडी के दौरान
जब मैं सोशल साइंसेस पे काम करने लगा तो काफ़ी चैलेंजेस आए, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था। तो साइंस बैकग्राउंड में तो ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से दिमाग में फिट कर लीजिए, उसके बाद आप उसको अप्लाई कीजिए प्रॉब्लम पे। हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, बार बार अटेम्प्ट करना पड़े तब तक कि सोल्यूशन निकल ना जाए। इसमें कॉन्सेप्ट को दिमाग में घुसाना होता है। पहले मुझे लगा कि सोशल साइंसेस की सारी बातें भी मैं घुसा लूँगा दिमाग में, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसमें मैं फिट कर दूँगा। बट ये फ्लॉप साबित हुआ, क्योंकि सोशल साइंसेस में कंटेंट बहुत ज़्यादा और सारी बातें एक साथ इंफॉर्मेशन रिकॉल नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए फिर स्ट्रैटी चेंज करना पड़ा। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, मुझे लगा फेल हो रहा। तो फिर इसमें एक बात यह है कि इंटरेस्ट के बियॉन्ड भी जाके एक्सपेरिमेंट करना होता है। कई बार क्या होता है कि इंटरेस्ट नहीं है तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, तो जो सही स्ट्रैटी है उससे हम वंचित रह जाते हैं और फाइनली क्या होता है कि हम फेल हो जाते हैं। एक दिक्कत जो सबसे बड़ी आती है वो ये है कि जब प्रिपरेशन कैंडिडेट स्टार्ट करता है तो शुरुआती दौर में तो जोश रहता है, काफ़ी मेहनत करता है। धीरे धीरे इंटरेस्ट लूज होने लग जाती है प्रिपरेशन में, जोश भी ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे फिर इंटरेस्ट के बियॉन्ड जा कर के हमें कंसिस्टेंटली मेंटेन करना पड़ता है। फिर आपने कौन सा डॉक्टर किस सब्जेक्ट को सीखा? मैंने सिविल सर्विसेज के लिए ऑप्शन ग्रुप में मैथमेटिक्स चूज़ किया था, और मैथमेटिक्स मेरे लिए एक नेचुरल चॉइस भी था और मैंने स्टडी भी किया था, कंपेयर भी किया था। और मैथमेटिक्स मुझे लगा कि मैं अपना एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, और जो सही भी साबित हुआ है। टेस्ट सीरीज में भी मैं टॉप करता था, यहाँ भी सुनने को आ रहा है, मुझे कंफर्म पता नहीं है कि 300 में 295 स्कोर हुआ है। आप अपने परिवार में किस सदस्य को मानते हैं कि जो आपका बैकबोन बन के खड़ा रहा हमेशा? परिवार का तो काफ़ी सपोर्ट है, और ऑफ कोर्स जो है परिवार के जो लीडरशिप हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। उनके सपोर्ट के बिना तो इस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता था, क्योंकि 4 साल से मैं सेविंग पे चल रहा हूँ। एक्सपेंसेस है, इनकम जीरो है, लेकिन मेरे पेरेंट्स का मेरे पे बहुत विश्वास था कि ये मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ हासिल करेगा। तो उसी हिम्मत और विश्वास के दम पे मैं अड़ा रहा और लगा रहा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे परिवार के बाकी सदस्य जो सिस्टर और ब्रदर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन, उनका भी बहुत अतुल्य कंट्रीब्यूशन है बहुत सारे तरीके से। जैसे कि मेरा छोटा भाई अभी HMEL टेक्नोलॉजी में जॉब कर रहा है, और वो पूरा फैमिली को फंड कर रहा है एक तरीके से। मतलब पूरा परिवार मिलके आप लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, और उसमें खास करके आपके इस मुकाम की अचीव करने के लिए परिवार में सभी सदस्य सहयोग करते थे। माँ का रोल कैसा था? माँ का रोल तो बहुत बढ़िया जिसको बोलते हैं, क्योंकि माँ से मैंने हार्डवर्क सीखा, और वो बहुत मेहनत करती थी। मतलब वो जब बचपन में थी तो उनके स्टोरी सुनता हूँ कि वो काम करती थी दिन रात। मतलब एक तो धान उसनती थी, फिर उसके बाद और भी दूसरे काम थे जिसको मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता। फिर उनके शादी के बाद भी उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। फिर जो पार्टीशन हुआ तो उसके बाद भी उन्होंने, और मुझे याद है कि वो चारा लेकर के आती थी अपने सर पे, तो वो सब बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर है। और मैं एक तस्वीर भी लगा के रखा हूँ सामने कि उस दिन को याद करता हूँ कि अगर मैं वापस उस दिन में भी चला जाऊँगा तब भी अपने वैल्यू सिस्टम के साथ खड़ा रहूँगा। तो उस हार्डवर्क को चूँकि मैं एंड मानता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि एडवर्स सिचुएशन में भी ट्रुथ और एथिक्स साथ में होनी चाहिए। और ट्रुथ और एथिक्स में ऐसे ऐसे वैल्यूज़ हैं जिसको लोग समझते नहीं, उस वही सक्सेस का बहुत बड़ा पिलर्स। इंटरव्यू जब दे रहे थे उस वक्त क्या आपको लग रहा था कि मैं टॉप करूंगा पूरे बिहार में? जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो मुझे ये पता था कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत आता है, लेकिन अगर मैं एंग्जाइटी में रहूँगा तो मैं अपने माइंड को अच्छे तरीके से वहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैं ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्शनरी हो जाऊँ। तो मैं बहुत पेशेंस के साथ गया था। शुरुआती जब मैं इंटर कर रहा था तो मेरा हार्ट बीट तेज़ था, मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैंने कोई बात नहीं, हार्ट बीट अपने जगह पे है, और अपनी स्पीच को, अपने माइंड का कंट्रोल अलग हाथ में, अपनी जगह पे। मैं एंटर किया और मैम थी, काफ़ी खुश भी थी, उन्होंने काफ़ी रिलैक्स इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया था, और मैं बिल्कुल ऑनेस्टली जो सवाल पूछा जा रहा था उसको सोच के जवाब दे रहा था। उनको भी लग रहा था कि आदमी जो है एब्रप्टली कोई आंसर नहीं कर रहा, उसको आता है तो बोलता है आता है, नहीं आता है तो बोलता है नहीं आता है, और फिर आता है तो सोच करके जवाब दे रहा है। और जो बैकग्राउंड है उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिख रहा है। कई सारे सवालों से उनको ऐसा लगा था कि ये अपने नॉलेज को यूटिलाइज़ करने में सक्षम है।
लोड सेटलमेंट सर होता है ज़्यादातर देखा जाता है कि परिवार वाले जो हैं बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर में देते हैं कि जिससे उनका बच्चा अच्छा रैंक किसी भी कंपटीशन में पा सके। आप इस बारे में, आपने तो कोई उतनी बड़ी कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की, आप क्या आम पब्लिक को क्या करना चाहिए? ये तो ट्रस्ट की बात है। लोग वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा उनको ट्रस्ट परसीव होता है। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी होता हो, ये सही बात है कि स्कूल जो रेशियो की वैल्यू ज़्यादा है और या फ्रेश सोयल है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, तो उसके लिए प्रोग्रेसिव नेचर का कर्व आता है। सेटलमेंट वाई एक्सिस पे सेटलमेंट रहेगा, सेटलमेंट, और एक्स एक्सिस पे आपका हो जाएगा लोड। तो किसी भी केस में चाहे हम लोग अगर ये सोयल है या तो डेंस सैंड है, दोनों केस में आपको सेटलमेंट कर पता हो। तो हम लोग फाइल के ऊपर से एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं, तो ऊपर से जो भी लोड लगाएंगे उसकी वैल्यू हमें पता रहता है और सेटलमेंट उस लोड के अंदर कितना आएगा वही पता रहता है। जब भी हम लोग सेटलमेंट कर तस्वीर में नजर आ रहा है ये शख्स अब महज अंडा बेचने वाला नहीं रहा बल्कि अधिकारी बन गया है। कितना सुखद इत्तेफाक है कि जो शख्स कल तक अंडा बेचकर घर का खर्च उठाता था, आज उसने बीपीएससी की परीक्षा पास कर ली है। औरंगाबाद के कर्मा रोड स्थित इस छोटी सी गुमटी में बैठकर वीरेंद्र ने जो कर दिखाया है उस पर प्रशंसा में जितने शब्द लिखे जाएं, जितनी तारीफ की जाए सब कम है। वीरेंद्र औरंगाबाद जिले के बारूण प्रखंड के एक छोटे से गांव खाप का रहने वाला है। वीरेंद्र के पिता भिखमारी राम ने जूता सीकर अपने 3 बच्चों का परवरिश किया, लेकिन साल 2012 में ही उनकी अचानक मृत्यु हो गई। पूरे परिवार पर मानो दुख और जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट गया, लेकिन वीरेंद्र ने मुश्किल समय में ही ये ठान लिया कि वो बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी करेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए वीरेंद्र सुबह अंडे की गुमटी लगाता और पूरी रात पढ़ाई करता। धीरे धीरे घर की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हुई तो बड़े भाई ने बैग का एक छोटा सा दुकान खोला और छोटे भाई वीरेंद्र को फुल टाइम पढ़ाई करने की छूट दे दी। यानी बड़े भाई ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली ताकि छोटा भाई अपने सपने को साकार कर सके। बीपीएससी टॉपर्स की इस कड़ी में मिलिए अंडा दुकानदार से अधिकारी बन चुके विशाल और उनके सपने को साकार करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने वाले उनके भाई जितेंद्र। लोड एक्सिस प्रतिभा किसी लोड एक्सिस के पास जाएंगे तो लोड की वैल्यू में औरंगाबाद में सिद्ध किया वीरेंद्र कुमार ने, और वो लोड की वैल्यू क्या बताएगा? आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, अल्टीमेट लोड और उसके बावजूद भी बीपीएससी को क्रैक किया और आज इनकी पोस्टिंग सप्लाई अफसर में होने जा रही है। लोड टेस्ट के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने आए हैं। आइए बात करते हैं कि सफलता का श्रेय क्या है। फाइल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं जी वीरेंद्र जी, कैसे आपको लगा कि हम बीपीएससी कर सकते हैं? अल्टीमेट लोड कैरिंग कमजोर होते हैं कैलकुलेट करते हैं, तो ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तैयारी करना अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी सर जी के संपर्क में आया, तो उसके बाद सर जी से मोटिवेशन मिला, तो उन्होंने समझाया कि आप जितना मेहनत करते हैं आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो उनके मार्गदर्शन पे चला, उनके कहने अनुसार मैंने मेहनत किया और इस मुकाम तक पहुंचा। आर्थिक रूप से कैसे आप पाइल लोड टेस्ट की इम्पोर्टेंस की बात किया जाए कमजोरी का तो ये पाइल लोड टेस्ट के अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू से ही हम लोग कमजोर हैं हमें मिलता और पिताजी टेस्ट के छोटे अंदर काम करते थे, पाइल लेट उस समय भी पिताजी के रहने के समय में भी आर्थिक प्रॉब्लम बहुत सारे आते थे। फिर उसके बाद जब 2012 में उनका देहांत हो गया तो जो भी रीडिंग मिलेगी उसके बाद भी कई सारी समस्याएं आई, जिसके कारण खुद का अंडा दुकान चलाना पड़ा और 3-4 साल करीब दुकान चलाया। उसके बाद भैया का दुकान खुला तो जितने भी फील्ड मेथड है सबसे अगर कंपेयर करेंगे सबसे एक्यूरेट अगर वैल्यू मिलेगा अल्टीमेट लोड कैरिंग गरीबी के कारण पाइल का करते हैं कि हम पाइल लोड टेस्ट के अंदर एक्यूरेट मिलेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये आईएस कोड के अकॉर्डिंग यही कहेंगे इसको रिकमेंड किया गया है। अगर हौसलों में दम होगी तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसको मैंने खुद फेस किया है। इतना इकोनॉमिकल प्रॉब्लम मैंने फेस किया, शायद कोई फेस किया होगा। किसके लिए यूज करते हैं तो हमें पता है, गुजर गए थे और खुद से अपना पढ़ाई करते हुए दुकान चलाते हुए पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है। एक रीडिंग जो आएगा एक्यूरेट आएगा और आईएस कोड जो है ये भी प्रेफर करता है कि फाइल लोड टेस्ट के अंदर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट किया जाए। अब इसके साथ इम्पोर्टेंट और क्या पॉइंट है
पाइल लोड 200 जून टेस्ट से होता है, लगिए इसके हेल्प और से हम लोग तैयारी को एलाउेबल अपने लोड काम में कैलकुलेट अपने करते हैं। हमारे साथ इनके बड़े भाई हैं, एलाउेबल अगर लोड कहें तो सारा श्रेय उनको भी कैलकुलेट मिलना करते हैं चाहिए, किसपे, क्योंकि एलाउेबल इन्हीं लोड के ऑन साथ में रह करके पाइल। और पाइल के इन्होंने ऊपर अपना एलाउेबल लोड OBPSC मतलब क्या क्रैक होता है, किया सेफ है। लोड, इन्होंने यानी इनके लिए मैक्सिमम कितना वो लोड मेहनत किया यही बता जिससे सकते सीयर हैं। फेलियर ना हो, जी, क्या नाम हुआ सर आपका? यानी मेरा मैक्सिमम नाम सेफ सुरेंद्र लोड कुमार हुआ विदाउट सीयर और हम फेलियर इज नोन एज एक सेफ लोड ऑफ हाथी का पाइल गांव और एलाउेबल लोड ब्लॉक ऑन में आता पाइल। है जमौर थाना में। सेफ लोड वहाँ से जो है अगर ये वैल्यू यहाँ हमें शहर कैलकुलेट आए करना पाइल और के बहुत लिए, सारी परेशानियां झेलनी जब भी पड़ी। एलाउेबल शुरुआत में लोड जब की बात आए करें तो सब्जी का तो ये दुकान कौन सी चलाए, कैटेगरी हो जाता है, ठीक ये होता है आपका सेटलमेंट होली में झंगरी बेचे, स्टार्टिंग दशहरा में खिलौना बेचे, दिवाली में लाइट सेटलमेंट बेचे, कैटेगरी, इतनी सारी परेशानियां सब कुछ तो जो है with the मेहनत help of करते हुए। सेटलमेंट और मेरे कैटेगरी। छोटे भाई वीरेंद्र जी अंडा का दुकान चलाते थे, एलाउेबल लोड लेकिन जब कैलकुलेट इनका करने लगन के में लिए देखा पाइल के तो ऊपर देखा कितना कि नहीं ये एलाउेबल लोड लड़का या सेफ सक्सेस लोड हो है, सकते हैं। वो वैल्यू जब मैं जानने के सुबह लिए में हम उठता क्या था करते 4 हैं, पाइल बजे लोड टेस्ट 3 अप्लाई बजे, करते हैं। जब कभी रात अब ये को उठा वैल्यू तो कैसे देखे कि ये कैलकुलेट पढ़ रहे करेंगे, हैं तो इनका लगन तो उत्साह आईएएस हमको गाइडलाइन देखने क्या को मिला। बोलता है तो एलाउेबल मैंने लोड इनका के अंडा बारे में, दुकान बंद करवाया कि भाई जो है तो आप पढ़िए, आईएएस गाइडलाइन जो भी खर्चा होगा जो भी परेशानी होगा हम झेलने के लिए तैयार हैं। आप पढ़िए, लगन मेहनत से पढ़िए और कामयाब होइए, एलाउेबल ताकि लोड जो है हमारे माँ बाप तो का फर्स्ट जो है पॉइंट बोल रहा है आईएएस कोड में खानदान क्या का बोला जो है गया नाम है रोशन हो कि सके। अगर एलाउेबल इसी लोड जो हम है लोग पाइल उम्मीद के फाउंडेशन साथ के लिए मैंने इनको कैलकुलेट मदद कर रहे किया। हैं, तो एलाउेबल लोड ऑन पाइल फाउंडेशन इज इक्वल टू 50% ऑफ अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड, तो अल्टीमेट लोड को हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख रहे हैं QUP, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल QUP को आप बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्टीमेट अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन तो आईएएस कोड का जो पहला गाइडलाइन था, पहला लाइन था कि एलाउेबल लोड जो होता है अल्टीमेट लोड का 50% होता है। Hello student, let's crack UPSC CSE GS with India largest learning platform पर मैं शंकर झा आप लोगों का स्वागत करता हूं। एट विच आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लें और इस सब्सक्रिप्शन को लेकर आप क्या क्या बेनिफिट उठा सकते हैं, इससे पहले आप सेटलमेंट मेरे बारे में जान प्रयोग करेंगे। तो आप आंदोलन है एक बहुत ही लंबा टॉपिक है, ठीक ना, और इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में भी यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर मेंस में भी जीएस के मेंस से भी प्रश्न रहता है। और यदि आपका किसी का इतिहास ऑप्शनल पेपर है तो ऑप्शनल पेपर में भी नॉर्मली यहाँ से प्रश्न होते हैं। तो देखो इस टॉपिक को समझने का जो तरीका होता है, जैसे कि जो पाइल का डायमीटर है, ये जो भारतीय सामाजिक और धार्मिक आंदोलन है या जिसको हम लोग इंडियन रेनेसा के नाम से जानते हैं, इस इंडियन रेनेसा को जो टॉपिक है इसको कैसे समझेंगे और किस किस प्रकार से हम लोग इसमें कवर करेंगे, हम इसका एक फॉर्मेटिंग करते हैं और तब फिर हम आपके पास टॉपिक पर लेके चलेंगे। क्योंकि ऑल ओवर इस टॉपिक पर एक माइंड मैप बनना बहुत ज़रूरी है। तो भारतीय पुनर्जागरण को समझने के लिए सबसे पहले एक माइंड मैप बनाते हैं कि इसको कैसे समझा जाए और फिर धीरे धीरे हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। तो जो इंडियन रेनेसा है, इस इंडियन रेनेसा के बारे में जब हम लोग जानेंगे तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम लोग इसके कारण के बारे में जानेंगे कि आखिर भारत में पुनर्जागरण के पीछे प्रेरक तत्व क्या था, कारण, या इसी को हम लोग कहेंगे कि इंडियन रेनेसा जो हुआ था इसके पीछे प्रेरक तत्व क्या था, प्रेरक तत्व क्या था, कौन सी चीजों ने इनको प्रेरित किया था, तो हमें ये देखना है। दूसरा इसमें होता है कि ये जो इंडियन रेनेसा हुआ था इसका प्रभाव क्या हुआ था, क्या हुआ था, ये एक पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्रभाव क्या हुआ। दूसरा, इस इंडियन रेनेसा के ऊपर जो है प्रायः स्वरूप के बारे में पूछा जाता है। जो इंडियन रेनेसा था प्रकृति में स्वरूप क्या था, किस प्रकार के स्वरूप का था इंडियन रेनेसा, ये हमें जानना होता है। फिर इसमें क्या होता है कि इसकी तुलना होती है, यानी कि भारतीय रेनेसा, भारतीय पुनर्जागरण यानी भारतीय रेनेसा
और जो यूरोपीय रेनेसा है, क्योंकि यूरोप में भी धर्म सुधार हुए थे, तो यूरोपीय रेनेसा के बीच जो है, यूरोपीय रेनेसा के बीच जो है तुलना होती है, तो यूरोपीय रेनेसा के बीच की तुलना का एक पॉइंट हो जाएगा, ये देखेंगे हम लोग। फिर जो इंडियन रेनेसा है इसकी सीमाएं क्या थी, यानी इसका क्या लिमिटेशन था, ये भी आपको जानना होता है। सीमाएं या जिसको आप कहते हैं आलोचना, कि क्या इसका कमजोर पक्ष था, ये हमें जानना होता है, आलोचना। तो इंडियन रेनेसा की सीमाएं क्या होती है वो हमें जानना होता है। फिर जो भारतीय रेनेसा हुआ ये 2 फेज में हुआ है, 2 काल में हुआ है, 2 काल में हुआ है। और जो 2 काल में इंडियन रेनेसा हुआ है ये किस किस काल में हुआ है, तो ये आपको जानना है। एक जो इंडियन रेनेसा हुआ था या जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं, वो 19वीं सदी में हुआ था, 19वीं सदी में हुआ था। और दूसरा जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का फेज का काल है वो 20वीं सदी का काल है, 20वीं सदी का काल है, 20वीं सदी का। तो ये आप ध्यान से रखेंगे कि 19वीं और 20वीं सदी में दोनों ही काल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। लेकिन 19वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ इसका केंद्र बिंदु 3 प्रमुख क्षेत्र पर था। एक 19वीं शताब्दी में जो हुआ ये एक धार्मिक क्षेत्र पर मूल रूप से केंद्र था, कि भारत में जो धर्म के क्षेत्र में कुरीतियां व्याप्त थी उसके सुधार पर। दूसरा जो सामाजिक मुद्दे थे उस समय के, तो सामाजिक क्षेत्र पर ये केंद्र बिंदु था। और सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ क्या था कि जो स्त्रियों की दशा सुधार हो, स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो, इस पर ये 19वीं शताब्दी का केंद्र बिंदु था। 19वीं शताब्दी के रेनेसा का अर्थ हो गया कि वह जो एक तरीके से 1800 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी के बीच तक हुआ था, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें कौन कौन आएगा ये हम आपको आगे बता देंगे। और 20वीं शताब्दी का जो समय है, बेसिकली ये जो सुधार आंदोलन है ये बेसिकली किससे संबंधित है, तो ये एक तरीके से जाति प्रथा और छुआछूत के विरुद्ध का संघर्ष है। जाति प्रथा या छुआछूत के विरुद्ध का संघर्ष, छुआछूत के विरुद्ध का संघर्ष। और हम लोग इसको निम्न जातीय आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, निम्न जातीय आंदोलन कहते हैं, निम्न जातीय आंदोलन कहते हैं। तो ये जो निम्न जातीय आंदोलन हुए थे बेसिकली दक्षिण और पश्चिम भारत में हुआ था। इसको अच्छे से समझेंगे तो ही समझ में आएगा, ये तो टॉपिक बहुत ही क्लिष्ट है। तो निम्न जातीय आंदोलन जो है ये दक्षिण पश्चिम भारत में प्रमुख रूप से हुआ था, क्योंकि वहां पर ब्राह्मणीय व्यवस्था की पकड़ काफी मजबूत थी। और निम्न जातीय आंदोलन जो भी हुए थे वो बेसिकली ब्राह्मणीय व्यवस्था को चुनौती देने के लिए हुआ था। उस समय में जो हुआ समाज का, तो ये 2 काल में हुआ है, 2 काल में हुआ है। और जो 2 काल में इंडियन रेनेसा हुआ है ये किस किस काल में हुआ है, तो ये आपको जानना है। एक जो इंडियन रेनेसा हुआ था या जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं वो 19वीं सदी में हुआ था, 19वीं सदी में हुआ था। और दूसरा जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का फेज का काल है वो 20वीं सदी का काल है, 20वीं सदी का काल है, 20वीं सदी का। तो ये आप ध्यान से रखेंगे कि 19वीं और 20वीं सदी में दोनों ही काल में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। लेकिन 19वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ इसका केंद्र बिंदु 3 प्रमुख क्षेत्र पर था। एक 19वीं शताब्दी में जो हुआ ये एक धार्मिक क्षेत्र पर मूल रूप से केंद्र था, कि भारत में जो धर्म के क्षेत्र में कुरीतियां व्याप्त थी उसके सुधार पर। दूसरा जो सामाजिक मुद्दे थे उस समय के, तो सामाजिक क्षेत्र पर ये केंद्र बिंदु था। और सामाजिक क्षेत्र के साथ साथ क्या था कि जो स्त्रियों की दशा सुधार हो, स्त्रियों की स्थिति में सुधार हो, इस पर ये 19वीं शताब्दी का केंद्र बिंदु था। 19वीं शताब्दी के रेनेसा का अर्थ हो गया कि वह जो एक तरीके से 1800 ईस्वी से लेके 1900 ईस्वी के बीच तक हुआ था, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें कौन कौन आएगा ये हम आपको आगे बता देंगे। और 20वीं शताब्दी का जो समय है बेसिकली ये जो सुधार आंदोलन है ये बेसिकली किससे संबंधित है, तो ये एक तरीके से जाति प्रथा और छुआछूत के विरुद्ध का संघर्ष है। जाति प्रथा या छुआछूत के विरुद्ध का संघर्ष, छुआछूत के विरुद्ध का संघर्ष। और हम लोग इसको निम्न जातीय आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं, निम्न जातीय आंदोलन कहते हैं, निम्न जातीय आंदोलन कहते हैं। तो ये जो निम्न जातीय आंदोलन हुए थे बेसिकली दक्षिण और पश्चिम भारत में हुआ था। इसको अच्छे से समझेंगे तो ही समझ में आएगा, ये तो टॉपिक बहुत ही क्लिष्ट है। तो निम्न जातीय आंदोलन जो है ये दक्षिण पश्चिम भारत में प्रमुख रूप से हुआ था, क्योंकि वहां पर ब्राह्मणीय व्यवस्था की पकड़ काफी मजबूत थी।
और निम्न जाति आंदोलन जो भी हुए थे वो बेसिकली ब्राह्मणीय व्यवस्था को चुनौती देने के लिए हुआ था। तो दक्षिण पश्चिम भारत में हुए थे और इसमें दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी नायकर हुए थे और कई सारे सुधारक हुए थे। उसके बाद ये जो जाति प्रथा और छुआछूत की चेतना का आंदोलन आगे बढ़ा था वो गांधी के नेतृत्व में बढ़ा, अम्बेडकर के नेतृत्व में बढ़ा था। तो ये 20वीं सुधार के आंदोलन, और इस 20वीं सुधार के आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसमें हम लोग देखेंगे कि ये राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ भी जुड़ा हुआ था। साथ ही ये जो भारत के जो भारतीय पुनर्जागरण है, तो लगभग ये भी आपको जान लेना है कि ये भारतीय पुनर्जागरण प्रत्येक धर्म के अंतर्गत लगभग चलाया गया था। प्रत्येक धर्म में सुधार आंदोलन हुआ था। ऐसा नहीं था कि किसी एक धर्म में, प्रत्येक धर्म में सुधार आंदोलन लगभग चलाए गए थे उनके समाज और धर्म के सुधारकों के द्वारा। इसका जो कुछ बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे हिंदू धर्म सुधार से भी जो आंदोलन और संगठन था हिंदू धर्म से, तो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो समाज सुधार से संबंधित या धार्मिक सुधार या स्त्रियों की दशा से सुधार से संबंधित हो जाएगा, वो हो जाएगा सबसे पहले कौन हो जाएगा, इसका प्रतिबंध गांधी के नेतृत्व में बढ़ा, अम्बेडकर के नेतृत्व में बढ़ा। भारत में ईवी रामास्वामी नायकर हुए थे और कई सारे सुधारक हुए थे। उसके बाद ये जो जाति प्रथा और छुआछूत की चेतना का आंदोलन आगे बढ़ा था वो गांधी के नेतृत्व में बढ़ा, अम्बेडकर के नेतृत्व में बढ़ा था। तो ये 20वीं सुधार के आंदोलन, और इस 20वीं सुधार के आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसमें हम लोग देखेंगे कि ये राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ भी जुड़ा हुआ था। साथ ही ये जो भारत के जो भारतीय पुनर्जागरण है, तो लगभग ये भी आपको, साथ ही ये जो भारत के जो भारतीय पुनर्जागरण है, तो लगभग ये भी आपको जान लेना है कि ये भारतीय पुनर्जागरण प्रत्येक धर्म के अंतर्गत लगभग चलाया गया था। प्रत्येक धर्म में सुधार आंदोलन हुआ था। ऐसा नहीं था कि किसी एक धर्म में, प्रत्येक धर्म में सुधार आंदोलन लगभग चलाए गए थे उनके समाज और धर्म के सुधारकों के द्वारा। इसका जो कुछ बेस्ट एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे हिंदू धर्म सुधार से भी जो आंदोलन और संगठन था हिंदू धर्म से, तो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो समाज सुधार से संबंधित या धार्मिक सुधार या स्त्रियों की दशा से सुधार से संबंधित हो जाएगा, वो हो जाएगा सबसे पहले कौन हो जाएगा, इसमें आ जाएगा ब्रह्म समाज आ जाएगा, जो हिंदू धर्म और उसमें। लेकिन यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक चीज कि ये लोग सभी लोग अपने अपने धर्म समाज के क्षेत्र में व्याप्त कुरीतियों को दूर कर रहे थे, लेकिन सभी का नजरिया क्या था, विश्वव्यापी। सभी का नजरिया जो था वो विश्वव्यापी था, और विश्वव्यापी के बाद आप ये भी कह सकते हैं कि सभी का जो नजरिया था वो सार्वभौमवादी था। आज ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा जिसका अर्थ आपको जानना होगा। सार्वभौमवादी था या विश्वव्यापी नजरिया रखते थे ये लोग। तो किसका जहां पर अर्थ जिस शब्द का ना पता चले आप पूछ लीजिएगा। तो हिंदू धर्म के अंतर्गत जो प्रमुख रूप से सुधार करने के लिए संगठन प्रयास हुए थे, ब्रह्म समाज हो जाएगा। ब्रह्म समाज के बाद जो दूसरा स्थान रखता है इसमें आर्य समाज का हो जाएगा। आर्य समाज के बाद जो तीसरा स्थान रखता है वो हो जाएगा रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे। इसी तरीके से बंगाल में जो चलाया गया था यंग बंगाल आंदोलन था, यंग बंगाल आंदोलन हो जाएगा। फिर इसी तरीके से जो हेनरी विवियन डेरोजियो और अन्य का यंग बंगाल आंदोलन हो जाएगा। और इसी तरीके से अन्य जो कई सारे आप देखेंगे ना छोटे छोटे भी सुधार धर्म हुए थे वो हिंदू धर्म के अंतर्गत चलाए गए थे। इसी तरीके से इस समय इस्लाम धर्म के अंतर्गत भी सुधार आंदोलन चलाए गए थे। ऐसा नहीं था कि केवल हिंदू धर्म बल्कि इस्लाम धर्म में भी कई सारे सुधार आंदोलन चलाए गए थे। इसमें एक हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं वहाबी आंदोलन। हालांकि वहाबी आंदोलन दोनों चरित्र का था, ये धार्मिक सुधार के चरित्र का भी था और राजनीतिक सुधार के चरित्र का भी था। वहाबी आंदोलन के बाद हो जाएगा जो दूसरा प्रमुख इसमें वो हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया था वो अलीगढ़ आंदोलन हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा जो यूपी के सहारनपुर में चलाया गया तो उसको हम लोग कहते हैं देवबंद आंदोलन कहते हैं, देवबंद आंदोलन कहते हैं। तो ये जो तीन आंदोलन प्रमुख रूप से थे ये इस्लाम धर्म और उसके समाज में जो व्याप्त कुरीतियां थी उसको दूर करने के लिए चलाया गया था। इसी प्रकार से जो पारसी धर्म था तो पारसी धर्म में सुधार के लिए भी आंदोलन चलाए गए थे। और पारसी धर्म में सुधार के लिए जैसे कि एक रहनुमाए मजदायन सभा बनाया गया था, रहनुमाए मजदायन सभा। तो रहनुमाए मजदायन सभा जो था वो पारसी सुधार से संबंधित था। इसी तरीके से कुछ जो प्रार्थना समाज था महाराष्ट्र में तो प्रार्थना समाज जो था ये भी इससे संबंधित था। इसी तरीके से जो परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी, परमहंस मंडली, तो परमहंस मंडली भी कुछ इसी तरीके से पारसी और हिंदू धर्म से भी संबंधित था। और इसी प्रकार से सिख धर्म में सुधार से भी आंदोलन चलाए गए थे, सिख सुधार आंदोलन भी चलाए गए थे। और सिख सुधार आंदोलन भी चलाया गया था इसमें तो एक सिंह सभा आंदोलन चलाया गया था, सिख धर्म से सिंह सभा आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन चलाया गया था। इसी प्रकार से अकाली लहर आंदोलन चलाया गया था, अकाली लहर आंदोलन, ये अकाली लहर आंदोलन चलाया गया था। और तीसरा नामधारी आंदोलन चलाया गया था, नामधारी आंदोलन। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि उस समय भारतीय समाज के जितने भी धर्म थे
जितने भी समाज थे सभी में सुधार के आधुनिकीकरण के प्रयास हो रहे थे। और जिसका आपको एग्जाम्पल ये याद रखना है कि हिंदू धर्म में ब्रह्म समाज था, इस तरीके से आपको इसमें समझना है। इसी तरीके से मैं यदि एक और इसका वर्गीकरण करूं तो क्षेत्र विशेष के जो प्रमुख संगठन थे उसके आधार पर इसका वर्गीकरण करूं, इस तरीके से आपको इसमें समझना है। इसी तरीके से हमें यदि एक और इसका वर्गीकरण करूं तो क्षेत्र विशेष के जो प्रमुख संगठन थे उसके आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं, क्षेत्र विशेष के आधार पर। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर बताता हूँ कि ये क्षेत्र विशेष मैं केवल समझने के लिए आपको बता देता हूँ कि कौन सा संगठन किस क्षेत्र में। लेकिन फिर से मैं यहाँ कहूंगा कि चाहे वो इस्लाम धर्म के सुधारक सर सैयद अहमद खां हो, चाहे पारसी धर्म के सुधारक दादा भाई नौरोजी हो, और चाहे हिंदू धर्म के सुधारक राजा राम मोहन राय हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, या फिर विवेकानंद हो, ये सभी लोग अपने अपने धर्म में सुधार चाहते थे। लेकिन इनका नजरिया कभी भी संकीर्णतावादी नहीं था, ये विश्वव्यापी सोच वाले थे, सार्वभौमिक सोच वाले थे, क्षेत्रीयता की भावना से ये परे हुए थे, इनमें कहीं भी क्षेत्रीयता की भावना नहीं थी। तो हम जो क्षेत्र विशेष के आधार पर लिख रहे हैं वो केवल इसलिए कि हम ये समझ जाएं कि उस समय में किस क्षेत्र में कौन सा संगठन काम कर रहा था, इस दृष्टिकोण से हम लिख रहे हैं। तो हमेशा जहां भी कंफ्यूजन हो आप पूछ लीजिएगा, और कोई भी इसमें एक इफ बट वाला बात नहीं रहना चाहिए। तो उत्तर पश्चिम भारत में यदि हम लोग देखेंगे, उत्तर पश्चिम भारत में, तो उत्तर पश्चिम भारत में कई सारे जो सबसे पहले इसमें इस्लाम धर्म के अंतर्गत जो बहाबी आंदोलन चला था, तो बहाबी आंदोलन शुरुआत हुआ था यहीं से, ईरान से ये प्रेरित था, और ईरान के सिथाना नामक स्थान का इसका मूल सेंटर था। पहले ये पंजाब में सिख सरकार के विरुद्ध चलाया गया था, और बाद में जब सिख पंजाब राज्य का विलय कर लिया गया अंग्रेजी साम्राज्य में, तो अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध हो गया, और इसका धर्म सुधार पर भी था। बहाबी आंदोलन के साथ साथ पश्चिम में जो भी सिख आंदोलन हुए थे, जैसे अभी आपको बताया कि सिंह सभा आंदोलन था, सिंह सभा आंदोलन था, सिंह सभा आंदोलन। इसी तरीके से दयाल साहिब, सिखों में दयाल साहिब जो है, दयाल साहिब के विचार या दयाल साहिब आंदोलन, सिखों में धार्मिक सुधार के प्रवर्तक इन्हीं दयाल साहिब को माना जाता है। इसी प्रकार जो अभी आपको बताया कि यहाँ पर नामधारी आंदोलन चला था, वो हो जाएगा। और अकाली लहर आंदोलन है ना, इसको हम लोग बबर अकाली आंदोलन कहते हैं, जो 1920-22 में असहयोग आंदोलन के दौरान गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंत के हाथों से छुटकारा चलाने के लिए चलाया गया था। उत्तर भारत का जो संगठन हो जाएगा इस समय प्रमुख रूप से उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत कहने का अर्थ है यहाँ पर जैसे दिल्ली हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, इस तरीके से। तो इस समय ये संगठन जो यहाँ पर मूल रूप से था, और थोड़ा बहुत उत्तर पश्चिम भारत में यदि आप देखोगे ना, तो आर्य समाज का भी प्रभाव था यहाँ पे, क्योंकि आर्य समाज का जो था ना, आर्य समाज का लाहौर में भी एक सेंटर स्थापित था, लाहौर में भी आर्य समाज का था। यहाँ पर जो देवबंद आंदोलन आप कहेंगे, तो देवबंद विचारधारा प्रमुख रूप से यूपी के सहारनपुर में देवबंद आंदोलन था, अलीगढ़ आंदोलन हो जाएगा, ये सारे जो आंदोलन हो जाएंगे, अलीगढ़ आंदोलन हो जाएगा, ये सारा यहाँ पर हो जाएगा। यदि आप उत्तर पूर्वी भारत को एक जगह बना लो, उत्तर पूर्वी भारत, तो उत्तर पूर्वी भारत का अर्थ हो गया कि जो बंगाल का एरिया है, मूल रूप से जो उड़ीसा का एरिया हो गया, वो इस उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में आप चले जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज हो जाएगा। जैसे कि ब्रह्म समाज की शुरुआत तो हुई थी बंगाल से, लेकिन आपको पता होगा कि इस ब्रह्म समाज का जो सेंटर था वो यूपी में विवाद में स्थापित हुआ, पंजाब में विवाद में स्थापित हुआ, दक्षिण भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि इस लाइन के ये जो मैं लिख रहा हूं, इसका आप कदापि ये नहीं समझेंगे कि ये संगठन केवल क्षेत्र विशेष में काम करते थे। ये हर एक जगह इनका संगठन था, लेकिन एक होता है ना कि हाँ ये इस क्षेत्र का फोकस था और बाकी सभी जगह ये काम कर रहे थे उसी हिसाब से। तो ब्रह्म समाज हो गए, ब्रह्म समाज के साथ साथ जो रामकृष्ण मिशन हो जाएंगे, तो रामकृष्ण मिशन भी इस क्षेत्र में हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन के बाद जब आप यहाँ पर आ जाएंगे उत्तर पूर्वी भारत में, खासकर बंगाल के क्षेत्रों में, तो यंग बंगाल आंदोलन यहीं से शुरुआत हुआ था, यंग बंगाल आंदोलन, तो यंग बंगाल आंदोलन हो जाएगा इस तरीके से। फिर यदि आप इसमें पश्चिम भारत में चले जाएंगे, पश्चिम भारत में, पश्चिम भारत का अर्थ हुआ कि जो गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया है, तो पश्चिम भारत में जब आप चले जाएंगे तो यहाँ पर भी कई सारे संगठन थे। तो पश्चिम भारत में कौन सा हो जाएगा, जैसे कि एक प्रार्थना समाज हो जाएगा जो महाराष्ट्र में था, प्रार्थना समाज हो जाएगा। प्रार्थना समाज के साथ साथ रहनुमाएं, जैसे मैंने पहले ही कहा, रहनुमाएं मजदायन सभा हो जाएगा, रहनुमाएं मजदायन सभा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर परमहंस मंडली थी एक, ददोबा तरखदर के द्वारा स्थापित था, तो परमहंस मंडली हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसी तरीके से दक्षिण में चले जाएंगे तो दक्षिण में जैसे दक्षिण भारत में आ जाएंगे तो दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसे संगठन थे, जैसे कि दक्षिण भारत में श्री घरालू नायडू के द्वारा वेद समाज की स्थापना की गई थी। यहाँ पर क्या था, वेद समाज था। इसी तरीके से आप जाएंगे तो यहाँ पर और एक दो संगठन बना हुआ था, जैसे कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी,
तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी था, इस थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, इसका मद्रास के निकट आडियार में ही था। तो थियोसॉफिकल विचारधारा का भी यहाँ पर प्रभाव था। तो इस तरीके से पूरे भारत में एक तरीके से हमें लहर दिखा दे रही है, और इसीलिए हम कहते हैं कि 19वीं शताब्दी का जो भारत है वो जबरदस्त बौद्धिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। तो फिर से मैं एक बार इसका रिपीट करूंगा और ऑल ओवर आपका एक व्यू विकसित होना चाहिए, तब हम चलेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग इंडियन रेनेसा की बात करते हैं तो हम उसमें ये देखेंगे कि आखिर इस भारतीय रेनेसा के पीछे, पुनर्जागरण के पीछे प्रेरक तत्व क्या था, किन कारणों ने किया था। दूसरा क्या था कि इसका प्रभाव क्या हुआ था, जो इंडियन रेनेसा हुआ इसका प्रभाव कहां पर पड़ा। तीसरा, इसका स्वरूप क्या था, इंडियन रेनेसा का स्वरूप क्या था। चौथा, भारतीय रेनेसा और यूरोपीय रेनेसा जो हुआ था, इन दोनों में तुलना की जाती है। तुलना जब भी करेंगे 2 पॉइंट के सहारे, एक समानता के सहारे होगा, दूसरा असमानता के सहारे। ये जो इंडियन रेनेसा हुई, इसकी सीमाएं क्या थी, कमियां क्या थी, क्या इसकी आलोचना है वो। ये जो इंडियन रेनेसा हुआ ये 2 काल में हुआ है, और 2 काल में एक 19वीं शताब्दी का रेनेसा है, और 19वीं शताब्दी का जो रेनेसा है बेसिकली 3 क्षेत्रों पर केंद्रित है। धार्मिक सुधार के क्षेत्र पर, समाज में व्याप्त कुरीतियों पर, और स्त्रियों की दशा सुधारने पर केंद्रित था। और जो 20वीं शताब्दी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है वो बेसिकली क्या है कि जाति प्रथा और छुआछूत के विरुद्ध चलाया गया था। इसे हम एक तरीके से निम्न जातीय आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो ये निम्न जातीय आंदोलन महाराष्ट्र में मुख्य रूप से चला था और दक्षिण भारत में चला था, क्योंकि इन क्षेत्रों में ब्राह्मणीय व्यवस्था की पकड़ काफी मजबूत थी और निम्न जातीय आंदोलन ब्राह्मणीय व्यवस्था के खिलाफ ही चला गया था। फिर प्रत्येक धर्म के अंदर जो है समाज और धर्म में सुधार के प्रयास किए गए थे, जिसका कुछ एग्जाम्पल आपके सामने है कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जो ब्रह्म समाज था उसने अनुकरणीय भूमिका निभाई, जो आर्य समाज था, जो रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के विचार थे, जो यंग बंगाल आंदोलन था। इसी तरीके इस्लाम धर्म में जो बहावी आंदोलन था, सर सैयद अहमद खां का जो अलीगढ़ आंदोलन था, जो देवबंद आंदोलन था। फिर पारसी धर्म के अंतर्गत जो रहनुमाए मजदायन सभा है, जो प्रार्थना समाज है, जो परमहंस मंडली है। इसी तरीके से सिख धर्म के अंतर्गत जो सिंह सभा है, अकाली लहर है, नामधारी आंदोलन है, दयाल सिंह प्रन्यास है। ये सारी चीजें दिखाई दे रही कि प्रत्येक धर्म के अंतर्गत हो रहा था। और फिर क्षेत्र विशेष के आधार पर भी यदि देखते हैं तो प्रमुख संगठन जो थे, जैसे उत्तर पश्चिम भारत में बहावी आंदोलन, पंजाब में सिंह आंदोलन था, सिंह सभा आंदोलन, दयाल सिंह शाही आंदोलन था, नामधारी आंदोलन, अकाली लहर आंदोलन। आर्य समाज का भी लाहौर में एक शाखा था, 1877 में बनाया गया था वहां पे, वहीं पर आर्य समाज का सिद्धांत भी लिखा गया था। उत्तर भारत में आप देखोगे यूपी बिहार समय तो देवबंद हो जाएगा, अलीगढ़ कुछ बहावी विचारधारा का भी यहाँ पर प्रभाव था। इस तरीके से आगरा में भी कुछ शिवदयाल साहब के द्वारा जो है कई सारे धार्मिक सुधार संगठन स्थापित किए गए थे। उत्तर पूर्वी भारत का नहीं करते तो बंगाल में ब्रह्म समाज हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन और उनके जो शिष्य स्वामी विवेकानंद उनके हो जाएंगे कार्य। फिर यंग बंगाल आंदोलन था। पश्चिम भारत में प्रार्थना समाज है, पश्चिम भारत का नहीं करता कि महाराष्ट्र गुजरात प्रार्थना समाज है, रहनुमाए मजदायन सभा है, परमहंस मंडली है। और दक्षिण भारत में वेद समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई थी। भारत में इसका जो अंतरराष्ट्रीय भारत में जिसका केंद्र था वो कहा था मद्रास के आडियार में था। लेकिन यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ फिर से इसका जो फाइनल कंक्लूजन आता है कि ये जो भी सामाजिक धार्मिक सुधारक थे इनमें कहीं से भी क्षेत्रीयता की भावना नहीं थी। सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि क्षेत्रीयता की भावना इनमें नहीं थी, क्षेत्रीयता की भावना नहीं थी। साथ ही साथ ये जो थे क्या थे, ये सर्वव्यापकतावादी वाले थे, सर्वव्यापकतावादी दृष्टिकोण रखते थे, सर्वव्यापकतावादी दृष्टिकोण रखते थे। और इसी सर्वव्यापकतावादी दृष्टिकोण को हम लोग कहेंगे सार्वभौमिक दृष्टिकोण रखते थे। ये सार्वभौमिक दृष्टिकोण रखते थे। और सार्वभौमिक दृष्टिकोण के साथ साथ इनका जो नजरिया था वो नजरिया क्या था, विश्वव्यापी नजरिया था, विश्वव्यापी नजरिया था। जैसे राजा राम मोहन रहे हैं, ईसाई धर्म की अच्छाइयों को भी वो स्वीकार करते हैं, लेकिन ईसाई धर्म में जो चमत्कार की कहानी थी उसको उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था। तो कहीं से भी मेरे ये वर्गीकरण का ये अर्थ नहीं है, समझना है कि ये जो समाज सुधारक धर्म सुधारक थे क्षेत्रीयतावाद की भावना से प्रेरित थे, कहीं भी नहीं थे। सर्वव्यापकतावादी सोच वाले जैसे ईसाई धर्म था उसकी भी अच्छी चीजों को स्वीकार करने के समर्थक थे, उसमें भी जो गलत चीजें थी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म के पाश्चात्य संस्कृति के विज्ञान को, तर्कवाद को, बुद्धिवाद को, विवेकवाद को अपनाने वाले थे, अपनाया भी, लेकिन उसी में जो दिया था। तो ये ध्यान में रखना है कि ये एक आपका ऑल ओवर सोच विकसित हो जाए, इसलिए मैंने हर एक समाज धर्म के अंतर्गत सुधार का कुछ एग्जाम्पल है वो बता दिया, क्षेत्र विशेष का संगठन बना दिया।
कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अब कोन पेनिट्रेशन टेस्ट दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक तो स्टैटिक होता है, दूसरा डायनेमिक। तो दूसरा वाला पार्ट लिख चल हम लोग डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। डायनेमिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। अब की पॉइंट देखेंगे इसमें, तो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर हम लोग क्या निकालते हैं, कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस निकालते हैं। कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस वैल्यू निकालते हैं, रेजिस्टेंस। और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू सफिक्स में सी से। ये वैल्यू हमें चाहिए स्मॉल क्यू से। तो कोन ऐसे बना होगा, प्रोसीजर एसक्यूटी टेस्ट की तरह होता है, लेकिन इसमें कोन यूज करेंगे ऐसे। तो ये है आपका कोन, और ये उसको बोलते हैं बेस। ये क्या होता है, बेस ऑफ कोन। क्या है, बेस ऑफ कोन। और ये है वर्टेक्स ऑफ कोन, वर्टेक्स ऑफ कोन। तो वर्टेक्स एंगल कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री होना चाहिए। और बेस एरिया, कोन की बेस एरिया कितना होना चाहिए, बेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो ये कोन का थोड़ा सा डायमेंशन है, याद रखेंगे। तो बेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्टेक्स एंगल 60, ये कोन हम लोग यूज करेंगे। अब इसमें भी हम लोग इम्पैक्ट जनरेट करते हैं, और इम्पैक्ट के थ्रू क्या करते हैं, कोन को सॉइल के अंदर इंसर्ट कराते हैं। तो पहले जब हम लोग इंसर्ट करेंगे इस कोन को बाय इम्पैक्ट, तो पहला जो इनिशियल सेटलमेंट होता है, इनिशियल सेटलमेंट, जब पहली बार हम लोग हैमरिंग करेंगे या इम्पैक्ट जनरेट करेंगे कोन के ऊपर, तो जो सेटलमेंट आएगा, जिसको बोल रहे हैं इनिशियल सेटलमेंट, वो है 10 mm। तो इस पे हम लोग रीडिंग नोट नहीं करते, याद रखेंगे, इस पे रीडिंग हम लोग नोट नहीं करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग इम्पैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हैमर, और सेटलमेंट कहाँ तक ले जाएंगे, सेटलमेंट हम ले जाते हैं कहाँ तक, 100 mm तक। अब 100 mm जब हम लोग सेटलमेंट हो जाएगा किसका, कोन का, जब सेटलमेंट 100 mm हो जाएगा, उस केस में कितना आप स्ट्रोक किए, कितना इम्पैक्ट जनरेट किए, तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इम्पैक्ट की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू, जब आप हैमरिंग करेंगे ऊपर से, तो रिएक्शन जो जनरेट हो रहा है, अपोजिट रिएक्शन जो जनरेट होगा, उसी को हम बोल रहे हैं कोन रेजिस्टेंस। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोन रेजिस्टेंस। स्टैटिक कोन रेजिस्टेंस या कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, सब एक ही नाम है। और ये वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो उसी को हम बोलते हैं QC, उसी को हम बोलेंगे QC। और QC की जो डायमेंशन होती है वह kg/cm² में आएगी, kg/cm²। तो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर हमें QC चाहिए, अब अगर सैलो फाउंडेशन के लिए हम लोग कोन पेनिट्रेशन टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो एक ही वैल्यू केवल QC आएगी। लेकिन डीप फाउंडेशन है, और डीप में हम लोग पढ़ रहे हैं पाइल फाउंडेशन। डीप में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पाइल फाउंडेशन। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग पाइल फाउंडेशन पढ़ेंगे, तो ग्राउंड लेवल यहाँ पे कहीं है, और लेंथ ऑफ पाइल ये है। अब चूंकि लेंथ, पाइल के केस में लेंथ ऑफ पाइल बहुत ज़्यादा होता है, डेप्थ ऑफ जो फाउंडेशन हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है पाइल के केस में, और ये हमारा पाइल है। तो लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इतनी ज़्यादा लार्ज वैल्यू होती है कि एक वैल्यू हम लोग कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू साइड में निकालेंगे। यानी ये जो सराउंडिंग सॉइल है, पाइल के आसपास जो सॉइल है, उसके लिए एक हम लोग
कौन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, QC यहाँ पे निकालेंगे फॉर साइड सोयल। तो जो भी वैल्यू रेजिस्टेंस की आएगी उसको हम लोग QC बार से डिनोट कर रहे हैं। और एक सोयल जो पाइल के नीचे है, एक सोयल जो पाइल के नीचे है, जो आपका एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। जब आप इम्पैक्ट करेंगे पाइल के ऊपर तो नीचे से रिएक्शन जनरेट होगा, और जो भी रिएक्शन जनरेट होता है उसको बोलते हैं एंड बियरिंग रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। तो जो बेस के नीचे जब हम लोग कोन पेनिट्रेशन टेस्ट अप्लाई करेंगे तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगा उसको हम बोल रहे हैं QC। तो ये दो वैल्यू चाहिए अगर कोन पेनिट्रेशन टेस्ट हम लोग पाइल फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक वैल्यू QC बिलो द बेस ऑफ पाइल और दूसरा वैल्यू QC बार अलोंग द डेप्थ ऑफ पाइल। तो ये दो वैल्यू हमें चाहिए, QC एंड QC बार। बिल्कुल सिमिलर है SPT टेस्ट के, जैसे SPT में हम लोग दो वैल्यू निकालते हैं, ऐसे यहाँ पे कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के अंदर भी दो वैल्यू में निकालते हैं। बस वहाँ पे यहाँ पे कोन यूज करते हैं, वहाँ पे कोन यूज नहीं करते थे, वहाँ पे कोन यूज नहीं करते थे, ये डिफरेंट है। अगर ये दोनों वैल्यू हमें कोन पेनिट्रेशन टेस्ट से पता चल गया QC एंड QC बार, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल फाउंडेशन का हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये दो वैल्यू हमें पता चल गया विद द हेल्प ऑफ कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, देन वी कैन फाइंड आउट अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर पाइल फाउंडेशन। तो हमें चाहिए क्या, QC एंड QC बार। अब अगर ये दोनों मिल गया तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर ये दो वैल्यू हमें पता चल गया तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फिर यहाँ पे जब भी हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, जब भी हम लोग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ पाइल आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ पाइल। तो टाइप्स ऑफ पाइल में फर्स्ट जो कैटेगरी है ड्रिवन पाइल और डिस्प्लेसमेंट पाइल। तो अगर पाइल ड्रिवन या डिस्प्लेसमेंट है तो उस केस में QC के टर्म में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा। तो याद रखेंगे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ड्रिवन और डिस्प्लेसमेंट पाइल। तो इसके अकॉर्डिंग कोन पेनिट्रेशन टेस्ट के अकॉर्डिंग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर ड्रिवन पाइल इक्वल्स टू QC इंटू AB प्लस QC बार बाई 2 इंटू AS, ये फार्मूला हो जाएगा। यानी QC किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल QB के, और QC बार बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, QS के। तो ड्रिवन पाइल है तो उसके लिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। वैल्यू हमें पता है QC का, QC बार का पता है, और AB AC में पता होता है। पाइल की डायमेंशन के अकॉर्डिंग AB AC हमें पता चल जाएगा। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ड्रिवन पाइल के लिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू क्या होना चाहिए, हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। सेकेंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन है टाइप्स ऑफ ड्रिवन पाइल के लिए। दूसरा, अगर हमें निकालना अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल, अगर है नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल, तो नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल को हम लोग दूसरा एक पाइल नेम से जानते हैं जिसको बोलते हैं H पाइल। अब अगर H पाइल है या नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल है, उस केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल फाउंडेशन क्या होगा। तो एंड बेरिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा, सेम एज इट इज रहता है जो ड्रिवन पाइल में होता है, और स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल और एच पाइल में क्या होता है, हाफ हो जाता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर एच पाइल इक्वल्स हो जाएगा QC इंटू AB
प्लस तो यहाँ पे था QC बार बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा QC बार बाई 4 इंटू AS। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एच पाइल के लिए। एच पाइल के लिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड टाइप अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर बोर्ड पाइल। अगर टाइप्स ऑफ पाइल क्या है, बोर्ड है, तो उस केस में अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू क्या होगी? तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर बोर्ड पाइल, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर बोर्ड पाइल इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ ड्रिवन आउट डिस्प्लेसमेंट पाइल, वन थर्ड ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ड्रिवन आउट डिस्प्लेसमेंट पाइल। तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग और अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इजीली पता कर लेंगे इतना। तो ये हमारा था फील्ड मेथड। तो फील्ड मेथड में 3 मेथड होते हैं जो अप्लाई करेंगे। फर्स्ट आप पाइल लोड टेस्ट, सेकंड आपका स्टैटिक टेस्ट और थर्ड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो अगर एसपीडी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो एसपीडी नंबर पता होना चाहिए, और अगर कोन पेनिट्रेशन टेस्ट अप्लाई करेंगे तो कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होना चाहिए, और अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी उस रीडिंग की हेल्प से, डेटा की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।